कांटा लगा वाली मैडम जी है वो। जी जी उनको भी हार्ट मैडम अटैक ये हुआ। कांटा लगा वाली मैडम, ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट, जी मैं आपको बता नहीं सकता। इतना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। हर किसी को अभी लगता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, गूगल मुझे सारी जानकारी दे देता है। और आगे आने वाले टाइम में इतनी बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। आपको पता है औसतन एज कितनी है इंडिया में? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा सामने वाले से ज़्यादा बेटर बने, या वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बड़े स्कूल में जा रहा है, ऐसा करके। देखिए सबसे बड़ा मैं बताऊंगा, जो आजकल इंटरनेट से नॉलेज मिल रही है ना पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। इसका मेन रीज़न सिर्फ डाइट को ही कह सकते हैं, या हमारे आसपास जो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो इसका यूजेस इतना ज़्यादा है, कहते हैं कि रेंजेस इतनी ज़्यादा है। हमारे आसपास बच्चे मोबाइल्स में लगे हुए हैं, मैडम, लैपटॉप में लगे हुए हैं। बहुत दूर की बात है, आप तो नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हो जितना पीना चाहिए आपको। जंक फूड्स बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, वो खाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ये प्रॉब्लम पहले से थी या आज की डेट में ज़्यादा है? हाँ, ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। जितने भी जंक फूड हैं बहुत हाँ। टेस्टी होते हैं, हाँ तो इजीली अवेलेबल है, मदर को भी नहीं बनाने। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं अपनी आसानी के चलते। मैडम समस्या नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये तो आपने बहुत इजीली बोल दिया, समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये समस्या नहीं है, फिर आप अपने घर पे बीमारियां लेके आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज हमने चर्चा की है उन विषयों पर जिसको हर कोई इग्नोर कर रहा है, जिस विषय पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। हम जानते तो सब कुछ हैं लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या बातें हैं जो बचपन से आपको अपने बच्चों के अंदर डालनी ज़रूरी हैं, और आज के टाइम पर ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस लाकर आप अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने बीमारियों को या अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली को पा सकते हैं। आसान तरीका क्या है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही जाने माने शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल बिधूड़ी जी, जिन्होंने हमें बताया है ऐसे पॉइंट्स के बारे में अगर आप उनको फॉलो अप कर लेते हो तो लाइफ में कभी कोई परेशानी या बीमारी ना तो आपको छुएगी ना ही आपके बच्चों को। बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों बच्चे आजकल इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हो, शुरुआत कहाँ से करनी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए देर नहीं करते हैं और आज का ये पॉडकास्ट जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में। और आज क्योंकि बच्चों की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि बचपन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो रहे हैं, शायद ये कहना चाहिए। क्या रीज़न है और आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं बचपन में? श्रेया जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल बिधूड़ी हूँ, पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इसमें बता दूं, जो आजकल बच्चों में मुझे सबसे ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके थॉट प्रोसेस में, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स से वो, और जो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पहले पेरेंट्स केवल सीमित थे कि आप हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए। आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले। सोशल इफ़ेक्ट बहुत आ रहा है, आसपास का जो रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा चलना चाहिए। तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसे हमारे नेगेटिव फैक्टर है सोशल में, सोशली कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, इस चीज़ को पेरेंट्स कैसे समझें? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सोशल चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा सामने वाले से ज़्यादा बेटर बने, या वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बड़े स्कूल में जा रहा है, ऐसा करके। या अगर हम सेहत की बात करें तो उसको लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ना, शायद एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट आने लगा है लोगों के मन में कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाया जाए। तो क्या ये चीज़ बच्चे को अच्छा करेगी?
देखिए सबसे बड़ा मैं बताऊंगा, जो आजकल नॉलेज मिल रही है ना पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है उस पर। इंटरनेट से जो आजकल नॉलेज मिल रही है, आजकल कोई बुक तो खोलता नहीं है, ना बुक किसी ने पढ़ता है। मैं भी देख रहा हूँ जितने भी हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं मेरे साथ के यंग, किसी के पास भी बुक नहीं है। हालांकि मैं भी बुक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ भी मुझे डोज देखनी है, ड्रग देखनी है, तो मैं इंटरनेट का यूज़ करता हूँ। लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि ये एक्चुअली ये चीज़ इसमें काम करती है। पेरेंट्स को ये वाली चीज़ नहीं पता है। तो क्या हो रहा है आजकल मैम, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बच्चे को ये खिला दीजिए, बच्चे को ये दे दीजिए, बच्चे को ऐसा कर दीजिए, बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा करिए, और आप ये चीज़ देंगे तो आपका बच्चा ऐसा होगा। ये बहुत बड़ा इसके पीछे खेल है, बहुत बड़ा मिथ है ये। मैं बताऊंगा पेरेंट्स को, जो नेचुरल चीज़ है ना, अगर हम उस पर रिलाय अभी नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो ख़ास तौर से हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लिए समाज हमारा आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कितने इंडिया की पॉपुलेशन की क्या एज है? पता है आपको? नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में 63% पीपल 20 ईयर से कम है। अच्छा। तो 20 ईयर से कम बेसिकली वो पीडियाट्रिक्स में ही आते हैं। चाइल्डहुड एज है वो उनकी। तो हाँ, तो जो ये एज हमारी पीडियाट्रिशियन वाली जो एज है, इस एज में जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों पे, ज़्यादातर गलत कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या, मैं तो ये देखूंगा मोस्टली, अच्छा, मैं कम से कम भी नहीं तो आज तक 40-50 हज़ार बच्चों का इलाज कर चुका हूँ। अगर मैं देखूँ काउंटिंग अपनी, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा आजकल देख रहा हूँ मैं, मेरा जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ घर वाले एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट जरूर फॉलो कर रहे हैं, जो कि उन्हें कहीं से इंटरनेट से या आस पड़ोस में किसी ने बता रखा है कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ देना शुरू करिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि इसको होम रेमेडीज़ भी हम कह सकते हैं, और दादी नानियाँ भी बताती आएंगे कि आप ये घोल मिला के पिला दो, बच्चे को आराम पड़ जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन होम रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कहाँ रोकना चाहिए और क्यों रोकना ज़रूरी है? देखिए, जो होम रेमेडीज़ की मैं बात करूँगा, होम रेमेडीज़ अच्छी हैं, लेकिन होम रेमेडीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ड्रग एंड डोज नहीं है। बच्चे को हाइट और वेट के अकॉर्डिंग डोज दी जानी है। अगर किसी बच्चे को मैं पैरासीटामोल देनी है तो मैं ये नहीं दूंगा कि आप जो है जाओ पैरासीटामोल खरीद लो दे दो। मुझे उस बच्चे को, पेरेंट्स को ये बताना है कि इसका 10 किलो वेट है, आप इसको 200 mg दीजिए या 250 ही mg देना है, लास्ट डोज है 24 आवर्स में या एक बार। तो ऐसी जो होम रेमेडीज है, आपको ये पता है, मान लीजिए आप कोई काढ़ा बना रहे हैं, आपको पता है उसमें कितनी इलायची डालनी है, कितनी लौंग डालनी है? कहीं लिखा है ये? नहीं। कहीं पढ़ा है आपने? बस आपको इतना पता है कि उसमें लौंग डालनी है, इलायची डालनी है। थोड़ी सी लौंग डालो, थोड़ी सी इलायची डालो। कितनी? हाँ। तो सारा खेल ही थोड़ी सी और इसका ही तो है। तो आजकल ये जो प्रचलन चल रहा है लोगों में अपने बच्चों को लेके, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है पूरी। अगर कोई चाहे, कोई जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर कोई चाहे मुझसे, तो मैं इसकी आपको डिटेल जानकारी दे सकता हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा मैंने लिटरेचर इकट्ठा करा है। इतने बड़े मिथ चल रहे हैं, इतने लोग बाग बहक चुके हैं बच्चों को लेके, इतनी उल्टी सीधी चीज़ें खिला रहे हैं, दे रहे हैं, हर चीज़ में जो है मिलावट। और आपको पता ही है, जो भी चीज़ हमारी आजकल बची है डाइट न्यूट्रिशन, उसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिलावट है। बच्चों के लिए जैसे कि दूध बहुत ज़रूरी बताया जाता है, या फल खिलाओ तो बहुत ज़रूरी बताया जाता है, तो ये काफ़ी है या इनमें भी क्योंकि मिलावट है? आपका मैं एक जवाब देता हूँ, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस से चल रहे हैं तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, मिल्क ये बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप प्रोसेस से नहीं चल रहे हैं तो आप जो है दूध ही दूध पिला रहे हैं। कंप्लीट फूड कहा जाता था पहले मिल्क, कि कंप्लीट फूड है, दूध पिया सब कुछ मिल गया जी। आप मुझे ये बताइए, जंगल में हाथी रहता है, कितना बड़ा जानवर है, क्या खाता है वो? घास। तो उसको विटामिन ए, सी, डी, आयरन, कैल्शियम कहाँ से मिला? घास से मिला। घास से। दूध पी रहा है वो, या उसको 5 लीटर उसका दूध लगा हुआ है डेली? नहीं, मिल रही है ना सारी चीजें। तो जो हमारा फोकस है कि विटामिन ए भी देना है, विटामिन डी भी देना है, विटामिन बी भी देना है, विटामिन सी भी देना है, वो क्या है वो सब? मैंने तो साइंस पढ़ी है, ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको विटामिन सी, विटामिन ई, ये तो बहुत बड़ा मिथ चल रहा है एक हमारी हेल्थ के साथ में।
तो इन चीज़ों पे ध्यान, जैसे कि बच्चों की कम उम्र से ही ऐसा कहा आप जाता है कि हाइट बढ़ाने के लिए कैल्शियम ज़रूर दो, हाइट की दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं बच्चों के लिए। एक्चुअली वो आपने देखा होगा, घर बनता है तो नींव पे बनता है, नींव तो अंदर दब जाती है, किसी को नहीं दिखती है। जो हमारी बेसिक चीज़ है हम वो चीज़ भूल चुके हैं। अगर हम वो चीज़ दें अपने बच्चे को, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं कुछ वो देते हैं, तो आप कितना ही बड़ा घर बना लीजिए, आपकी अगर नींव मजबूत है तो आप अच्छा घर बना लेंगे। लेकिन आपकी जो है नींव ही ख़राब है और आप नींव में जो है सीमेंट की जगह हल्की ईंट लगा रहे हैं, और किसी ने बता दिया कि आप ये वाला सीमेंट लगाओ, इस वाले सीमेंट की 4 आपको खूबियाँ बता दी, आप वो वाला सीमेंट लगा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि वो बहुत जल्दी रिलाय कर रहे हैं आजकल लोग बाग, कि आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, दूध है, दूध में पूरियाँ तल लेंगे आप, पराठा बना लेंगे, लेकिन उसी दूध को जब आप गर्म करेंगे मक्खन बनेगा, निकालेंगे, घी बनेगा, उस घी से आप काम कर लोगे। तो एक प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी ये चीज़ें ठीक हैं, दूध फिर ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, दूध की एक एज ग्रुप है, आपको उस एज तक देना है, उसके बाद नो नीड, साइंस कहती है, मैंने पढ़ा है। अच्छा। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ ये वाली बात, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दूध देने की। 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने के बाद भी आप 2 ईयर तक अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद में आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसको नहीं है पसंद, तो उसे मत पिलाइए दूध। अच्छा। आप ये बताइए, जापान है, यूएसए है, अमेरिका है, गए हैं आप कभी इनमें? नहीं, मैं तो नहीं गई। आप नहीं गए हैं, आप इनकी मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। कोई दूध नहीं पीता है। अच्छा। मैं गया हूँ, मैं 16 कंट्रीज में गया हूँ। ओके। हाँ, तो मैंने देखा है कोई दूध नहीं पीता है वहाँ पे। लेकिन कॉफ़ी चाय पीते हैं वहाँ, आप देखेंगे ज़्यादातर विदाउट मिल्क, विदाउट ये सब चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे किस चीज़ पे जोर है, चीज़ पे, बटर पे, इन चीज़ों पे। हमारे देश मतलब में दूध को प्रोसेस करने के बाद उन चीज़ों को मैंने बताया खिलाओ। प्रोसेस, हाँ। तो यही तो प्रोसेस है। ओके। हम दूध, हाँ। 5 लीटर दूध बंधा हुआ है, डेली भैंस का आना है, पिलाना है। और मैं आपको एक चीज़ और जोड़ दूँ, दूध की जब आपने बात कर दिया, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर आपको जानकारी भी बहुत मिल जाएगी इंटरनेट पे, पर मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो आयुर्वेद है, मैं आयुर्वेद को बहुत मानता हूँ एलोपैथ होते हुए, क्योंकि हमारे एलोपैथ का भी बेस आयुर्वेद से ही बना है। जी। ओके। आयुर्वेद, आपकी साइंस को, ह्यूमन बॉडी को जानना ही आयुर्वेद है। तो हमारी जो मैं एलोपैथी पढ़ा हूँ, मैंने MBBS करी, फिर MD करी, फिर और ये सारे डिग्री डिप्लोमे लिए, ये सब साइंस बेस्ड है। साइंस पढ़ी है सारी हमने। इन सब का बेस, इतना पढ़ने के बावजूद मुझे यही फील होता है कि हमारा जो बेस है वो अभी भी आयुर्वेद है। तो जो आयुर्वेद में बताया गया है, दूध आपको पीना भी है। अगर पुराने समय से चला आ रहा है तो पुराने लोग जो दूध पीते थे, हमारे पेरेंट्स वगैरह अब भी हमसे ये कहते हैं, दादा बेटा दूध पिया करो, तुम दूध नहीं पीते हो। तो उस टाइम पे गाय का दूध, या आयुर्वेद भी कहता है आप गाय का दूध पिलाओ, गाय का दूध पाया गया है। अब आपको पता है इंडिया से जो इंडिया में जो वो कौन सी गाय होती है, देसी गाय जो होती है, वो बाहर जाने लगी हैं बहुत। अच्छा। USA वाले खरीद के ले जा रहे हैं। जापान वालों ने अभी जो है करीब लाखों गायें इंपोर्ट कराई, बहुत, मतलब यहाँ से वो कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं कि हम अपने यहाँ ऐसी गायें डेवलप कर सकें और उसका दूध पिलाएं। बेनिफिट होगा, वो तो हमसे बड़ी कंट्रीज हैं, हमारी तो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड है, तो वो लेके जा रहे हैं गाय, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। गाय का दूध कह रहे हैं वो पीने के लिए। आयुर्वेद भी कहता था गाय का दूध साइंटिफिकली वे में बहुत सही है, भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट करके और आपको डीपली बताऊंगा तो इसमें बहुत बड़ा टॉक हो जाएगा ये। तो आप बस ये समझ लीजिए, बेसिकली आपको गाय का दूध अच्छा है अगर आपको अपने बच्चे को पिलाना है। 2 ईयर तक आप अपना मिल्क पिला सकते हो। अगर आपको आ रहा है 6 मंथ तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है। जो माँ का दूध है 6 महीने तक, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ वही पिलाना है, वो अमृत समान है उस बच्चे के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ और फूड देना भी स्टार्ट कर देते हैं बच्चों के लिए जैसे 6 महीने बाद से, तो क्या वो सही रहता है? 6 महीने के बाद जो हम साथ में फूड शुरू करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जी। जब 6 महीने की आप तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हो गई, इवन आपको 1 चम्मच पानी भी नहीं देना होता। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये अधिकतर आजकल सबको पता है, सब अवेयर हैं इस बारे में। 6 महीने बाद आप सेमी लिक्विड फूड आपको देना होता है, जो इजीली वो थोड़ा सा मुंह में, जैसे केला है मैश करके दे दीजिए, ऐसी चीज़, खिचड़ी है, दाल है, चावल है, मैश करके दे दीजिए।
फ्रूट्स हैं उनको मैश करके दे दीजिए। ये आपको शुरू करना होता है 6 महीने के बाद। ये इसलिए होता है, हमारी बॉडी ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि 6 महीने के बाद आपको दूध की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। माँ का दूध आपको 6 महीने तक लेना है, 6 महीने के बाद दूध की आपको ज़रूरत ही नहीं है। दूध में आयरन नहीं होता है, माँ के दूध में भी आयरन नहीं होता है, ओके। विटामिन सी नहीं होता है माँ के दूध। बेसिकली इट्स फुल ऑफ कैल्शियम ओनली। नो, वाटर सब कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, फैट प्रोटीन होता है, राइट राइट। छोटी छोटी मात्रा में एमसीजीज के अंदर मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स होते हैं। हाँ। तो बेसिक जो उसका वाटर कंपोनेंट्स, आपको पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो वाटर चाहिए होता है बच्चे को, क्योंकि उससे ऊपर से हम उसे पानी नहीं पिला रहे हैं। और ये जो हमारी संरचना है ये ऐसी है, भगवान ने ऐसी बनाई है कि माँ के दूध से बच्चे को सारी चीज़ मिल जाती है। ओके। जितने भी डब्बे आते हैं सब पे लिखा होता है मदर्स मिल्क दें। मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड। ओके। मदर्स मिल्क होता भी है। उसके बाद आपको दूध पिलाने पे मत जाइए, फोकस मत करिए, उसको खाने पीने पे फोकस करिए। ओके। अपने बच्चे को खाने पीने पे लगाएं। आप सबसे बड़ी समस्या तो यही चल रही है कि जो खाने पीने पे हम लगा रहे हैं वही गलत चल रहा है हमारा सिस्टम। लेकिन आजकल बच्चा खाना भी तो नहीं चाहता है। जैसे मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब खाने के लिए पेरेंट्स कहते हैं तो तुरंत मना कर देते हैं, नहीं खाना है। जंक फूड्स बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, वो खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्या ये प्रॉब्लम पहले से थी या आज की डेट में ज़्यादा है? मैम ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। जितने भी जंक फूड हैं बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, तो ईजीली अवेलेबल है, मदर को भी नहीं बनाने, तो नमक मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं है, कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच रहा है। और मनी आजकल जो है आप दीजिए, घर बैठे आपको तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं अपनी आसानी के चलते। मैडम समस्या नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये तो आपने बहुत इजीली बोल दिया, समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये समस्या नहीं है। फिर आप अपने घर पे बीमारियां लेके आ रहे हैं। ओके। आप अपने घर में कैंसर लेके आ रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं उसके लिए। जितने भी आप पैकेट फूड देखेंगे सबके अंदर कार्सिनोजन है, प्रिजर्वेटिव सबके अंदर डलता है, चिप्स जो भी चीज़ें आ रही हैं आजकल सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव कार्सिनोजन है। मेरे कैंसर के बहुत खास मेरे मित्र हैं, वो सबसे बहुत बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने उनसे पूछा सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कारण है सिर्फ हमारा डाइट। डाइट इज़ अ बिग साइंस। डाइट ही आपका सब कुछ है, और आयुर्वेद भी यही कहता है कि डाइट आपका सब कुछ है। डाइट जो है हमारा सब कुछ है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जंगल में जितने भी पशु रहते हैं कोई बीमार नहीं होता, देखा आपने, बहुत कम होते हैं। क्योंकि वो जंक फूड नहीं खाते। वो जंक फूड नहीं खा रहे हैं, वो वेजिटेरियन भी नहीं खाते, वेजिटेरियन है। आप देख लीजिए जितने बड़े आपको एनिमल्स मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको वेजिटेरियन मिलेंगे। और हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सोसाइटी बेस से बिल्कुल हटता जा रहा है। दवाइयाँ तो बहुत बाद में है, उसके लिए बैठे हैं डॉक्टर, 100 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, पैसे दीजिए इलाज करवा लीजिए। पर ये जो बेसिक चीज़ है ये जो बिगड़नी शुरू हो गई है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपका एक बर्गर, आपके जो है एक, अगर आप बर्गर खा रहे हैं या कुछ बाहर की चीज़ खा रहे हैं, वो आपके 20,000 रुपये खर्च करा देगा ट्रीटमेंट में। ओके। मैं आपको, क्योंकि आजकल पैसों की बात समझ में आती है सबको, तो मैं बता दूं, अगर आपने 500 रुपये का बर्गर खाया तो आपके 50,000 40,000 रुपये तय है। आपके बच्चे को एक बार फूड पॉइजनिंग हो गई, आप कहीं भी बच्चे को एडमिट करेंगे, मिनिमम चार्ज भी आप देंगे तो आपको पता होगा कितना खर्चा हो जाता है। राइट। आजकल खर्चे का तो कोई हिसाब तो मैडम मेरा जो मेन मोटो है बताने का इन सब बातों के पीछे, वो समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। ये तो आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये तो आपको सब जगह मिल ही जाएंगी जी, पर आप ये समझिए जो आपकी बेसिक चीज़ है और जो प्रोसेस से अगर आप चलेंगे, अगर आप वो देंगे तो आपका बच्चा फिट रहेगा, आपके आगे आने वाली जनरेशन रहेंगे और आप खुद भी फिट रहेंगे। वो प्रोसेस क्या चीज़ है और कैसे उस चीज़ को हमें फॉलोअप करना चाहिए? मैम आप देखिए, अगर आप नेट पे ढूंढने लगेंगे तो आपको सब बताने लगेंगे प्रोटीन खाइए। आप किसी डाइटिशियन से आप बात कर लीजिए या किसी भी, वो कहेगा आप प्रोटीन खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, फैट्स खाइए। भाई ये तो बताओ है क्या प्रोटीन? लोगों को तो यही नहीं पता प्रोटीन क्या है। भाई ये पता है प्रोटीन अंडे में है, हाँ, या प्रोटीन के डब्बे आ रहे हैं उन्हें घोल के पीना है जी। तो कहाँ ढूंढे प्रोटीन, और स्पेशली बच्चों के लिए प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन की क्या नीड है, पहले ये तो पता चले बच्चों में प्रोटीन किस लिए चाहिए लोगों को। ये तो कोई चीज़, मुझसे कोई भी आके पेरेंट्स ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ऐसी मल्टीविटामिन लिख दीजिए, हमारा बच्चा बाल भी बहुत अच्छे हो जाए और हेल्दी भी रहे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो जाए और इसके चश्मे भी ना लगे। कोई भी ये नहीं कहता। कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमारे बच्चे के चश्मे ही ना लगे।
कोई मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए कि हमारा बच्चा बीमार ही ना हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप हमें ऐसी चीज़ बताइए कि बच्चा चमके, मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए। हेल्दी हो कोई जाए, ये नहीं, हेल्दी की जो डेफिनेशन है उनकी नज़रों में वो है कि बच्चा आपका थोड़ा हष्ट-पुष्ट दिखना चाहिए, राइट। कोई भी पेरेंट्स मुझसे ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताइए जो हमारा बच्चे को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही ना पड़े। राइट। क्यों? आजकल पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है, मल्टीविटामिन, लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज़ घुसी हुई है, जो ये अभी आप मौत हुई है जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जी, डेथ हुई है मैडम, क्या नाम है? शेफाली का, शेफाली जरेवाला। कांटा लगा वाली मैडम जी है वो। जी जी, उनको भी हटा हार्ट देना भाई, अटैक ये हुआ कांटा था। लगा वाली चीज़। हार्ट अटैक हुआ था उनको, और मतलब रातों रात हार्ट अटैक हुआ उनको, और कहते हैं कि हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए, बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी। मैडम ये तो बहुत छोटा इंसिडेंस है, जी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अभी हम क्या है, एक फेज़ है जो ऐसे चल रहा है, अभी हम मिड में है। तो अभी क्या है, हम थोड़ा सा नेचुरल भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वो भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा काम चल रहा है। अच्छा। लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है ना मैम, वो ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 साल बाद डॉक्टर, हर किसी को अभी लगता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, गूगल मुझे सारी जानकारी दे देता है। और आगे आने वाले टाइम में इतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। आपको पता है औसतन एज कितनी है इंडिया में अब? नहीं, 66 ईयर। 66। यूएसए की पता है आपको? नो। 84। ओके। जापान की पता है आपको? 86। ओके। इंडोनेशिया की पता है? 74। इंडिया की 66 है, और सबसे ज़्यादा यंग है हमारे देश में, फिर भी 66 है। बिकॉज ऑफ और डाइट। मैडम ये बढ़ नहीं रही है, ये घट रही है और घटेगी। ये घटते मेरा मानना है 40-50 पे आके रुकेगी। ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, बिल्कुल। पर जो है ऐसा, अब जिस वे पे हम चल रहे हैं और जिस पाथ पे हम चल तो रहे हैं, इसका मेन रीजन सिर्फ डाइट को ही कह सकते हैं, या हमारे आसपास जो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो इसका यूजेस इतना ज़्यादा है, कहते हैं कि रेंजेस इतनी ज़्यादा है हमारे आसपास, बच्चे मोबाइल्स में लगे हुए हैं, मैडम- लैपटॉप में लगे हुए हैं। मैडम आप वहाँ तक तो बहुत पहुँच रहे हो, चलो आपने मेरे से पूछ लिया सवाल, मैं बता देता हूँ। हाँ। बहुत दूर की बात है, आप तो नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हो जितना पीना चाहिए आपको। आप कितना पानी पीते हैं एक दिन में? मैं तो 2.5 लीटर 2.5-3 लीटर पीती हूँ, पी कोशिश लेते हो करती तो हूँ। आप मान के चलिए 100% लोगों में से आप 10% उन लोगों में हो जो 2 लीटर से पानी ऊपर पी पीते रहे हो। हैं, और यूजुअली लोग नहीं पीते हैं। आप आपके जो ये पॉडकास्ट शो में जितने भी वर्कर है, देख लीजिए पानी कौन पी रहा है। आप अपने बच्चे का वाटर इनटेक बता दीजिए। हाँ, बच्चे का नहीं है ना ज़्यादा, 1 लीटर। तो मैडम मैंने आपको बताया ना, आपको बेसिक, मेरा मानना है कि तो ये बेसिक बातें बचपन से ही मतलब बच्चों के अंदर ही शुरुआत कर देनी चाहिए। मैडम करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे छोटे बच्चे हैं, पानी पीने को बोलो तो नहीं पीना है, मैं नहीं आपको 10 पीना चीजें है। ऐसी बता दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिए। जी। आपको कुछ मेरी बात सुनने की जरूरत है ना, किसी और की बात सुनने की जरूरत है। आपका बच्चा फिट, आपको नहीं पढ़ना ना, आपके पास में इतना समय है कि आप मेरी इन चीज़ों को पकड़ेगी, प्रोटीन भी देना है, डाइट भी देना है, पानी भी देना है, ना आपके पास इतना समय है, ना बच्चे के साथ आप कर पाओगे। टाइम चेंज हो चुका है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप जिसका ध्यान दो, आपका बच्चा फिट हो जाएगा। क्या है वो चीज़ें? चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उन पर रिलाई कर लेंगे आज भी, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आप भी ठीक रहेंगी, आपकी फैमिली ठीक रहेगी, और ये जो आप आजकल सुन रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, बेहोश होके गिर गया, डेथ हो गई, इन चीज़ों से भी आप बचोगे। जी। सबसे पहला काम मैंने अभी आपको बताया, वाटर इनटेक। ठीक। वो हमारी बॉडी का ख़त्म हो चुका है, कोई भी वाटर नहीं पी रहा है। पानी आपका साफ़ होना चाहिए। अच्छा। साफ़ पानी आप दे रहे हैं, कोई सा भी पानी दीजिए जो आपके पास में है। अगर आपके पास में फ़िल्टर प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उबाल लीजिए पानी को, उबाल के ठंडा होने रख दीजिए, उस पानी को पिलाइए। दूसरा, आपको अपने बच्चे को दिन में 1 घंटे इस एसी के टेम्परेचर से बाहर रखना है। अच्छा, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका एसी का है उससे बाहर रखना है। उसको स्वेटिंग आनी चाहिए, उसको उसकी स्किन को ये चीज़ पता होनी, उसकी स्किन को नेचुरल एयर फील होनी चाहिए। एक इतनी बड़ी सेंसेशन है हमारी बॉडी की। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन, पता आपको? ओके। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन। सबको लगता है लीवर बहुत बड़ा है, फेफड़े बहुत बड़े, दिमाग। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा, ओके। जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस में बहुत मदद करता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में गैस है तो उसके ऊपर जो बर्नर लगा होता है उसमें छेद बंद हो जाते हैं, तो आप साफ करने वाला उसके तिल्लियों से साफ करता है। तो हमारी स्किन में भी यही प्रोसेस है। इसको कोई ध्यान नहीं देता है। राइट। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको अपने बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा
ये तो मैं आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, जितना जितना संभव हो सके उतना एसी से दूर रखना है, एसी से दूर नहीं रखना, मतलब आपको नॉर्मल एयर में कांटेक्ट में आपको रखना उसकी है। बॉडी को नेचुरल चीजें जो उसकी बॉडी में है उनको रिकॉल कराना है कि भाई आप नॉर्मल बाहर जाओ, आपकी स्किन पे जरूर हवा लगनी चाहिए बाहर की। ठीक, समझ रहे हैं आप? ओके। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जलाना है तो आपको थोड़ा कहीं रोशनी करनी है, अगर आप पूरे टाइम दिया नहीं जला सकते तो बीच बीच में जलाते रहोगे तो ये रहेगा रोशनी हो रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको जो है करना है। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है, जो डाइट का सवाल आ रहा है, न्यूट्रिशन, उसमें आपको क्या चीज़ देनी है? उसमें आपको रॉ चीज़ ज़्यादा देनी है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा आपको आप प्रोटीन लेके आओ, कार्बोहाइड्रेट, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे भी आपके पास आ रहे हैं छोड़िए, जो भी एडल्ट्रेशन हो रही है साफ़ करिए, काटिए। रॉ का मतलब है, मैं आप सब पेरेंट्स को बता देता हूँ, रॉ का मतलब है कि गाजर है, काट के उसको खिलाइए बाउल में करके, थोड़ा सा कुक कर लीजिए, अगर बच्चा नहीं खाता है, क्योंकि वो नहीं खाएगा बच्चा आपका, थोड़ा सा उसको टेस्ट बना लीजिए। उनको जितना आप रॉ फूड देंगे, जूसेस नॉट, अवॉइड द जूसेस मैम जूसेस तो आप समझ लीजिए 30% काम करेंगे अगर आप रॉ फूड देंगे 100%। और इतनी सारी स्टडी हुई है, कैंसर, बड़ी बड़ी डिजीज, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रॉ फूड इज़ अ मस्ट। और रॉ फूड के अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारी गट के लिए, क्योंकि हमारा जो पेट है जब तक वो ठीक नहीं होगा हम ठीक नहीं होंगे। ठीक, तो रॉ फूड आप भी लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए। राइट। चौथी चीज़ ये, अपने बच्चे को आप जो है हमारी बॉडी क्या है, फ्री रेडिकल्स बनाती है, टॉक्सिन्स बनाती है, वो बॉडी से एलिमिनेट होने चाहिए। तो वो कैसे एलिमिनेट होंगे? कैसे? वो एलिमिनेट होते हैं आपके यूरिन के थ्रू। जितना आप पानी पिलाएंगे अपने बच्चे को उतना यूरिन करेगा, जितना यूरिन करेगा बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलेंगे। दूसरा, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, या आपकी मान लीजिए मोटा है कोई बच्चा, फैट इकट्ठा हो रहा है, आपने खा तो लिए 4 पराठे, काम आपने कुछ नहीं करा, आपका बच्चा दिन भर लेटा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है बेड पे। तो जो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, उसको बर्न करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि उसको दौड़ाना है 10 किलोमीटर। CO2, जितना मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करूंगा, बाहर फेंकूंगा, उतनी ही मेरी बॉडी में कैलोरी बर्न होती है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप अपनी बॉडी से निकालेंगे, इसीलिए कहते हैं प्राणायाम, विलोम, बार बार जितना हम निकालेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो आपके अपने बच्चे को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में, और यूरिन से वाटर वेस्ट निकालने में, स्किन का मैंने आपको बता दिया, वो हो ही गया है आपका पार्ट। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका बच्चा, आपको और किसी चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बात की थी फ्री रेडिकल्स की। बॉडी हमारी फ्री रेडिकल्स बनाती है। फ्री रेडिकल्स मतलब यूँ समझ लिए एक तरीके से बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं जिससे हमारी सेल्स बनी होती है। तो क्या होता है, जब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी बनाती है तो वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज़ बनाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कुछ ना कुछ। तो वो फ्री रेडिकल्स कैसे निकलेंगे या कैसे न्यूट्रलाइज होगा? वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पानी है या स्वेट है निकाल दिया, ठीक। उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए आपको नंगे पैर, अगर आप नंगे पैर चलेंगे, घास में चले तो ज़्यादा अच्छा है, फर्श पे अगर चल रहे हैं तो ठीक है। उससे क्या होगा, आपने कभी भी देखा होगा ठंड के टाइम में आप वुलन वाले कपड़े रात में अगर उतारोगे या पहन रहे हो तो उनमें चटर चटर आवाज़ आती है, स्पार्कल्स दिखाई देते हैं। वो सब इलेक्ट्रॉन्स है। हमारी बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। ये टिप्स बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है ऑब्वियसली। और पहले के टाइम में ऐसा देखती हूँ कि बच्चे नंगे पैर घूमते थे, बाहर घूमते थे। आज के डेट में भी हम जब छोटे गांव में जाते हैं तो वहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए मिलते हैं और मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। कारण शायद यही है जैसा कि आप हमें बता रहे हैं पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ बच्चे नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं और खेलते हैं, स्वेट होता है उनको, मस्त रहते हैं, किसी तरह का ज़्यादा कोई ओवर ईटिंग नहीं होती है उनके आसपास, जंक फूड्स नहीं होते हैं, शायद इसीलिए वो ज़्यादा स्वस्थ हैं। और हम जिस घेरे में आते जा रहे हैं वही चीज़ हमारे लिए नुकसान देती जा रही है, हमारी सहूलियतें हमारे लिए मुश्किलें बन रही हैं। तो जैसे कि आप पॉइंट्स बता रहे हैं, आगे और कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें और ध्यान रखने चाहिए? मैम आपने देखा होगा कोई राजा है, वो अपनी सेना को रखता है, कोई उसका युद्ध नहीं हुआ, अगर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उसके जो योद्धा तलवार चलानी सीखी है वो खत्म हो जाएगी, भूल जाएंगे, वो लड़ ही नहीं पाएंगे। जी। तो ऐसी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। राइट।
जब तक उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। हाँ। आप बुखार ही नहीं चढ़ने दे रहे हो बच्चे को, ओके। वो एंटीबॉडीज कैसे रिएक्ट करेंगी? वो जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसे मैं समझाऊं हिंदी में, प्रतिरोधक क्षमता, जब तक वो आपकी ट्रायल आप उसका नहीं लोगे और उसे बैठाए रखोगे, दवाई खा लोगे हर चीज़ की, वो एक्टिव कैसे तो होगा? मैडम वो कुंद हो जाएंगी। संस्कृत का वर्ड है ये, कुंद का मतलब वो वेस्ट हो जाएंगी। तो यही हो रहा है सबसे ज़्यादा। ओके। कुछ हुआ नहीं, उससे पहले आपने दवाई, हाँ। बच्चे को लगा हल्का सा फीवर हो रहा है, दवाई दे दी। खांसी जुकाम हो रहा है बच्चे को, तो क्या प्यार करना लगाव जो है ना, है अच्छी चीज़, लेकिन ज़्यादा प्यार लगाव भी आपको तो दिक्कत क्या करता करना है। चाहिए यदि कोई बच्चा बीमार है, सडन उसको बुखार हो रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या सबसे होनी पहले चाहिए? तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेडिकल साइंस, आप फीवर होने से पहले उसे, या फीवर शुरू हो गया, तुरंत मेडिसिन दे देंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी हो गई हैं जो घर में रहती हैं और होनी भी चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है, तो आप तुरंत दे देते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं। जब तक वो वर्कअप नहीं करेंगी, वो एक्टिव नहीं होंगी, तो आपने जो जितने भी आपने एंटीबॉडीज़ हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो एक्टिव ही नहीं होगी। जब वो एक्टिव नहीं होगी तो आपके ऊपर मान लीजिए 10 बैक्टीरिया हमने हमला करा, बैक्टीरिया के हमला करते ही वो तैयार, वो रेडी हो रही थी आपकी एंटीबॉडीज़ कि हमें इनका सामना करना है, आपने दवाई दे दी, उनको मार दिया, तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो जो बेकार खड़ी थी, वो जो हैं शरीर में, वो बेकार हो जाती हैं। कभी जिस दिन 10,000 वायरसों ने इकट्ठा आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो मैडम उनकी तो हार निश्चित है। ओके। तो क्या चीज करनी चाहिए, किन बातों को, मतलब यदि कोई बच्चा बीमार पड़े तो तुरंत डॉक्टर के पास ना जाएं? कुछ बेसिक चीज़ ऐसी हैं जिसमें आप घबराइए मत। सबसे बड़ी दिक्कत है, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको कॉन्शियस, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और आप मैं देख रहा हूँ जो हमारे MBBS MD पीडियाट्रिशियन हूँ मैं, तो हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर तो फिर भी एक बार को आपको लिमिटेड और छोटी और कम दवाइयाँ और सही डोज में दे देंगे। आसपास में जो और ये प्रैक्टिशनर होते हैं गांव देहात में खास तौर से, वो तुरंत हाई डोज की दवाइयाँ दे देते हैं बच्चों को, खास तौर से बच्चों को, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको कितनी ड्रग्स डोज देनी है। अच्छा। तो बच्चों को एकदम से हम दवाई दिलवा देते हैं, और हो भी रहा है, हाँ जनरली भी यही हो रहा है, कुछ भी बीमारी हुई तुरंत हम दवाई दिलवा देते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर बच्चे को फीवर हो गया है, तसल्ली करिए आप, देखिए फीवर उसका बच्चा, लेकिन क्या होता है फीवर में निढाल होने लगता है, सुस्त होने लगता है, तो आपके पास में पैरासीटामोल है, आप थोड़ी उसे लिमिटेड डोज में दे सकते हैं। हालांकि आप तो पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, मैं तो यही राय दूंगा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराएं नहीं, और कहीं से भी या मेडिकल स्टोर से या कहीं से दवाई लाके तुरंत ना दें। बुखार है, बुखार इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तेज बुखार है, लंबा बुखार है, काफ़ी टाइम हो गया है, साथ में और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए तुरंत, उसमें ज़रूरी है। खांसी जुकाम हो गया, जब मौसम पलटता है आप देखते हैं खांसी जुकाम हो जाता है, आपको भी हो जाता है, वायरल हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप मैं बताऊंगा, आप कुछ भी नहीं लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बगैर उसके ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारा पेशेंस लेवल अब इतना नहीं रहा, अगर हो गया तो हमें आज ही दवाई खानी है। आपको भी 10-20 दवाइयों के नाम याद हो चुके होंगे, हर व्यक्ति को अब नाम याद है। आप गांव देहात में भी जाएंगे, वहाँ भी नाम याद है। तुरंत जो हम अपने आप ये ले लेते हैं, तुरंत सडन जो हमें एकदम से सब चीज़ें चाहिए, वो एक बहुत बड़ा कॉज बन रही है हमारे फ्यूचर की हेल्थ के लिए। ओके। तो मतलब थोड़ा सा तो हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना होगा। लेकिन यूजली क्या होता है, हर व्यक्ति के पास समय नहीं है आज की डेट में, जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। तो अगर ऐसे में यदि आप बीमार पड़ गए तो तुरंत दवाई लो, खाओ, फिर काम पे लग जाओ। मैम एक बात बताइए, हेल्थ से ज़रूरी क्या है? हाँ राइट। कुछ है नहीं। मुझे कोई चीज़ ऐसी सोच के बताइए, आपको ये हेल्थ से कुछ आपके मायने में सोचिए, इसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि हेल्थ को सब मान ही रहे हैं। क्यों? हमारी भगवान ने बॉडी ऐसी बनाई है, जो खा पी रहे हैं सब एडजस्ट करे जा रही है, सब खा पी रहे, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जैसा भी हम बिहेव में रह रहे हैं, टेम्परेचर जैसे भी रह रहे हैं, सब चलता जा रहा है। बॉडी की संरचना ऐसी करी हुई है, भगवान का हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। पर एक बात तो बताइए, आप जो है आपका पूरा परिवार जी सब परेशान, बीमार अगर आपके घर में एक व्यक्ति हो गया, आपको एक बीमारी काफ़ी है, आप कितने ही पैसे वाले हो, आपको ज़मीन पे रोड पे लाने के लिए, पता है आपको, एक बीमारी आपको रोड पे ला सकती है। महंगा खर्च है आजकल, आसान नहीं है आजकल ट्रीटमेंट कराना।
जी। सब चीज़ें इतनी मॉड्यूलर हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है साइंस का इतना ज़्यादा, तो आसान नहीं है। तो हेल्थ को आपको जितनी भी अभी मैंने आपको चीज़ें बताई, इसमें आपको बच्चे को टाइम की, तो मैंने बताया ना 1-1 घंटा, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी बॉडी ठीक नहीं रह सकती। बचपन से ही आदतें बच्चों के अंदर डालनी है ताकि बड़े होते होते वो मतलब वही बात ना, वो उनकी आपको जरूरत बन डालनी जाए, है। प्रायोरिटी बन जाए वो देखिए, उनकी। अगर आपको अपने बच्चे को एक हेल्दी और एक अच्छा इंसान बनाना है, हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है। जी। बनाना है आपको, अगर कंप्लीट मैन आपको बनाना है, बहुत अच्छा व्यक्ति बनाना है, जिसका प्रतिष्ठा भी हो, मान भी हो, सम्मान भी हो, पैसा भी हो, कामयाब भी हो, हर चीज़ में वो, हर क्षेत्र में आगे हो, जिस चीज़ में भी वो जाना चाहे उसमें, तो उसके लिए ना आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जो आजकल ये हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को अपने टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो स्ट्रेस वाला लेवल है बच्चों को, जो आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उन लोगों को ज़्यादा हो रही हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। ओके। ऐसे ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके कि घर वालों को तो लग रहा है ये बोल नहीं रहा है, शांत हो गया है, उन्हें आइडिया हो गया है कि कुछ ना कुछ इसको मेंटली परेशान हो रहा है, लेकिन मुझे पता है उसको क्या बीमारी हो गई है, उसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। माइंड जो है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो जैसे ही ऊपर नीचे हुए, आपका थॉट प्रोसेस बिगड़ा, तो आपका खाना पीना, बोलना चालना, रहना, सोचना, पढ़ना, सब सारी चीज़ इफेक्ट हो जाएगी आपकी। तो इसलिए बच्चों को तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपको टाइम, पहले था टाइम। मेरे पापा मम्मी पेरेंट्स, मैं अपना एग्जांपल लूँगा, मुझे याद है जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे, पेरेंट्स टाइम देते थे, था उनके पास में टाइम। अब हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, इनएक्टिव, हम बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो गया है हमारा। तो मैडम ये तो आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा पेरेंट्स के लिए। अच्छा, बेसिक एक रीज़न ये भी है कि आजकल पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, और समय पहले ये था कि माएँ बहुत ज़्यादा समय दिया करती थी बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं और देखती हूँ कि पहले के टाइम पे 4-4 5-5 बच्चे होते थे, एंड इवन सभी बच्चे एक जैसा और अच्छा परवरिश के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में 1 या 2 ही बच्चे हैं एक फैमिली में, उसके बावजूद भी हमारे पास समय नहीं है उनको देने के लिए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी को आप जैसे समझ रहे हो, तो बेसिक कारण जैसे उनका मोबाइल चलाने की आदत है या उनको अकेले में रहने की आदत है, इसका रीज़न क्या सिर्फ इतना ही है कि पेरेंट्स उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं? पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई उसको सोशल फैक्टर, कोई मान लीजिए किसी दोस्त से उसकी लड़ाई हो गई है, उसने कुछ उसको उल्टा सीधा बोल दिया है। तो पहले क्या होता था, हमारे बचपन में भी हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाती थी दोस्तों से। आजकल क्या है, बच्चे की कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ टीचर ने कुछ बोल दिया है, किसी ने ऊंची आवाज़ में डरा धमका दिया है, या कोई फीमेल चाइल्ड है उसके साथ में कुछ हो गया है, तो वो सहम जाता है। हमारा डीएनए अब ऐसा चेंज हो चुका है कि पेशेंस है वो तो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो अब जो है वो बच्चा सहम जाता है, अकेला चला जाएगा, या आप कोई कोशिश करेगा कि मैं घर से ही कहीं दूर चला जाऊं, या पढ़ाई में आपको दिखाई देगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है इसके पढ़ाई में। आप जब उसको टाइम देंगे तो आपको खुद पता एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी जज होती है। एक माँ अपने बच्चे की जो चीज़ समझ लेंगी ना, मैं डॉक्टर होके भी उस बच्चे की वो चीज़ नहीं समझ सकते। राइट। तो आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसा चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्टर है, आपको ध्यान देना है उस चीज़ पे। लेकिन इन सबसे जो ज़रूरी बेसिक चीज़ है वो है, आप अपने घर बच्चों के सामने ही लड़ रहे हैं, बच्चों के सामने ही स्मोक कर रहे हैं, बच्चों के सामने ही 4 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों के सामने ही आप गाली दे रहे हैं, बच्चों के सामने ही आप जो है सोशल हिंसा कर रहे हैं, अपनी वाइफ को ही कुछ बोल रहे हैं। तो मैडम, अब जब इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं जो पहले नहीं थी, जिसको बोलते हैं कि घरेलू हिंसा टाइप, वो बढ़ गई है। सबसे दूर रहने की लोगों को आजकल ये हो गई है, भाई भाई से कोई पास नहीं रहना चाहता। सोच अब इतनी फास्ट हो गई है, समय इतना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैडम, ये सारी चीज़ें बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। आप जैसा उसको बन के उसके सामने आप बनेंगे, बन के दिखाएंगे, आपको वो आपका बच्चा है, आपसे 4 कदम आगे रहेगा, वो वही चीज़ सीखेगा। अगर मेरी आदत है 4 घंटे मोबाइल चलाने की, तो मेरा बच्चा 6 घंटे चलाएगा।
ये उसे बात आप नहीं श्योर रोक है। सकते। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि ये 2 ही घंटे चलाएगा, वो 6 चलाएगा। वो आपका बच्चा है, उसका डेवलपमेंट आपसे अच्छा हुआ है, अच्छी परवरिश आप दे रहे हो, सब कुछ उसके लिए कर रहे हो, तो वो आपसे एडवांस ही होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आजकल की सबसे बड़ी समस्या आप यही है कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं। आप बाहर से खाना मंगा के खा रहे हो हाँ, और आप एक्सपेक्ट करोगे आपका बच्चा दाल घर का खाए? खाए नहीं है, कैसे खा लेगा? नॉट पॉसिबल, राइट। हम जो सिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं एक्चुअली, ये बात हमारी एक और हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी हमारे साथ चाइल्ड एक्सपर्ट थी और उन्होंने भी यही बात समझाई थी कि जो चीज़ आप खुद कर रहे हो वो आपका बच्चा ना करे, ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैडम और एक्सपेक्ट नहीं, अब तो करता ही करेगा ही। मैं देख रहा हूँ ना, एक तो ये होता था कि शायद करे, शायद नहीं है मैडम, अब शायद वर्ड हट चुका है, अब तो करता ही करेगा है, ही करेगा। करेगा ही वो। ओके, तो जैसे कि आपने रीज़न जो अपने स्टार्टिंग से पॉइंट्स बताए हैं वो तो हैं ही सबसे ज़्यादा फॉलो अप करने के लिए बच्चों की, क्योंकि उसी से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसी से उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में वो भी अच्छी रहेगी। और चूँकि मानसिक हम स्थिति बदलने की अगर हम बात करें तो रीज़न तो जैसे कि आपने बता दिया, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? मैंने जो मैडम आपको जो पॉइंट्स बताए हैं ना, आप उन पॉइंट्स को अगर याद रख लेंगे तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो आपने मेरे से अभी सवाल पूछा, इसका सबसे पहले अच्छा, सुधार उसी के जरिए उसी चीज में मिलेगा। बच्चा जहाँ फिजिकल इन्वॉल्व होगा, हाँ, जितना आप उसे मोबाइल से अलग रखेंगे। राइट मैं मोबाइल के ऊपर एक टॉक दे चुका हूँ, मोबाइल जो है बहुत बड़ी लत है। आगे आने वाले समय में आप मुझे नहीं ढूंढेंगे आपका बच्चा बीमार हो गया, आप उसे ढूंढेंगे जो आपके बच्चे की मोबाइल की लत हटा दे। ओके, राइट। तो उसके लिए हमें आज से ही सतर्क होने की बहुत आपको जरूरत पता है है। 1 लाख रुपए फीस है एक डॉक्टर की मोबाइल छुड़ाने के लिए बच्चों की, बाहर यूके में। अच्छा, हाँ जी। अब एक्चुअली मोबाइल है भी अच्छा, लेकिन उसके इफेक्ट्स भी, अब इफेक्ट्स ज़्यादा, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छाई भी है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से ही सारी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ है। हमने भी टेक्नोलॉजी का सहारा आप भी ले रहे हो, सब हर कोई ले रहा है। पर इसका जो है बहुत इफेक्ट आता है बच्चों के ऊपर। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल या डिजिटल या आईपैड में या लगे रहते हैं, उनको एक ऑटिज़म नाम की बीमारी होती है। वो हो जाती है, सुनने समझने की क्षमता डिले हो रही है बच्चों में। हाँ, अगर बच्चों से आवाज़ दो, सुनने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दो तो वो इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है या इग्नोर करते हैं। मैं देख रहा हूँ मैम, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता केवल इस मोबाइल के यूज से बच्चों में घट रही है। दिन पे दिन मैं पेशेंट देख रहा हूँ, जो मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों में मैं ट्रीटमेंट उनका कर रहा हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है। आप सोचिए 10 साल में उनका एक बच्चा पैदा हुआ है बड़ी मुश्किल से, और वो अब ऐसा कर रहा है मोबाइल के चक्कर में। वो रात में भी सोते सोते मोबाइल चला रहा हूँ ऐसी बातें करने लगेगा, और वो मोबाइल में अपने आप को इमेजिन कर लेगा पूरा। मोबाइल फोबिया कह सकते हैं इसको हम, जो बच्चों के साथ में हो रहा है। साथ ही सर एक सवाल और मेरे मन में है, और उसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट भी फिनिश अप करेंगे कि कई बार जैसे बच्चों की जो वेट होता है वो बहुत कम रह जाता है। जैसे कि आपने कहा कि हर पेरेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो जाए, मोटा दिखे, अच्छा स्वस्थ दिखे। तो इस चीज़ के लिए शुरुआत से ही ध्यान देना, जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पर जो वेट होता है उसका, वहाँ से ही ध्यान देने की ज़रूरत है, या एज के अकॉर्डिंग जो वेट होता है उतना होना काफ़ी है? मैम WHO की गाइडलाइन है, यूनिसेफ एक चीज़ है, यूनिसेफ आपने सुना, जी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उसकी गाइडलाइंस है, कुछ WHO की गाइडलाइंस है। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपके बच्चे की एज इतनी है तो इतना वेट होना चाहिए। हम भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, इतनी एज है तो इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होना चाहिए, सब तय है। और अगर आपका बच्चा मान लीजिए वेट कम है उसका, उसके अकॉर्डिंग, तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाल कम है, बाल नहीं ग्रोथ हो रही है, आपने देखा होगा कई जगह बाल नहीं होते हैं बच्चों के, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बॉडी का जो ध्यान है वो बॉडी को डेवलप करने में, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करने में है, आपके लंग्स डेवलप करने में, आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने में। जो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है या वो मोटा नहीं हो रहा है। अभी बॉडी का जो फंक्शनिंग सिस्टम चल रही है वो चीज़ों को डेवलप करने में चल रही है। आप उससे उसकी बॉडी की फंक्शनिंग का ध्यान, अंदर का जो सिस्टम हमारा बना हुआ है
उसको हटा के दूसरी चीज़ पे ले जाना चाह रहे हैं। तो मैडम प्रकृति से कोई भी चीज़ खिलवाड़ करेंगे या कुछ अलग करेंगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बेसिकली बच्चों को हमें आपको नेचर अगर से आपका कनेक्टेड बच्चे की रखना हाइट, मैं है। आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे की हाइट छोटी लग रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मिड पेरेंटिंग हाइट, फादर की हाइट मदर की हाइट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल। जो आपकी हाइट आई है आपके बच्चे की 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 2-3 सेंटीमीटर कम रहेगी, उसके बीच में ही रहेगी। अच्छा। तो आप अब ये ना सोचें कि आपकी हाइट छोटे छोटे है तो आपका बच्चा 8 फुट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। लोग चाहते हैं ना कि हमारी हाइट कम है तो हमारे बच्चे की हाइट ना कम रहे, उसकी लंबी हो जाए, दवाई खिलाओ, हाइट अच्छी रहनी चाहिए, छोटा ना रह जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपका छोटा रह जाएगा या बच्चा ऐसा लंबा भी हो सकता है। आप मान लीजिए मदर फादर की हाइट थोड़ी छोटी है, शॉर्ट स्टेचर है, तो आपका बच्चा बड़ा भी हो सकता है। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ओके। और बहुत कुछ है समझने के लिए, बच्चों की सोच को समझने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने जो मेन पॉइंट बताए हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और उन्हीं से ही ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चों का, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, उनकी साइकोलॉजी को समझा जा सकता है, और शुरुआत कहीं ना कहीं पेरेंट्स को खुद से ही या हमें अपने आप से करनी है। साथ ही सर, जैसे कि आपने पॉइंट्स तो बताए और उनसे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का किया जा सकता है, लेकिन छोटी उम्र में भी, कम उम्र में, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आजकल, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी, शेफाली जरीवाला को भी कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ, और ऐसे कई केसेस अभी हमारे सामने हालिया आ चुके हैं। जिम करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है, तो लोग कहते हैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हेल्दी खाना ना खाना, ज़्यादा वर्कआउट करना, क्या रीज़न बन रहा है हार्ट अटैक को इतनी कम उम्र में आने का? मैडम आपने जितने भी मुझे चीज़ें बताई हैं कोई भी रीज़न नहीं है। ओके। जो बेसिक रीज़न है, जो असली रीज़न है, मैं देख रहा हूँ कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा है। जी। सबसे पहले तो ये वाला मिथ मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा, सब पेरेंट्स को, एडल्ट्स को भी, फैमिली मेम्बर्स को, कि ये वाला मिथ दिमाग से निकाल दे कि हार्ट अटैक से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो क्या गया है, किसी व्यक्ति की अगर डेथ हुई है तो उसको अब हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाता है। ओके। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डीपली अंदर जाएं और देखें कि पिछले 10 सालों में जो डेथ का रेट है, कोविड को हटा दीजिए, पिछले 2 सालों में जो डेथ का रेट है, तो आपको जो पहले था कोविड से पहले वही है, सेम, बढ़ा नहीं है। अच्छा। जितने लोग पहले मर रहे थे उतने ही आज डेथ हो रही है उनकी, बढ़ा नहीं है। बढ़ा भी है तो बहुत मामूली, कहीं आपको किसी किसी स्टेट में बढ़ा हुआ मिलेगा। अच्छा। बढ़ा नहीं है, उतना ही है। लेकिन आजकल हार्ट अटैक का नाम इतना हो चुका है, पहले पता नहीं चलता था, आस पड़ोस में किसी की मौत हो गई, आजकल कोई आस पड़ोस में मरा तो किसी की डेथ हुई तो लोग बाग यही सोच लेंगे यार हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन सर पता भी लगता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट आता है या हार्ट अटैक आता है तो जैसे पता लग जाता है कि भाई इसको अटैक आया और रातों रात मौत हो कैसे गई। पता चला आपको हार्ट अटैक आया है? मतलब डॉक्टर बताते हैं जैसे चेकअप के बाद? मैम डॉक्टर भी या जो भी हैं, हर कोई आजकल कुछ ना कुछ कारण तो बताना है ना आपको। हाँ। ऐसा अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक से ही मौतें हो रही हैं। हार्ट अटैक से मौतें नहीं हो रही। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, उतना जैसे पहले हो रहा था वैसे ही आजकल इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। पहले कोई मरता था तो आपको 2 दिन बाद पता चलता था, अब कोई मरा तुरंत आपको पता चल गया। इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से पास हो रही है। हालांकि हमारे हार्ट की डिजीजेज बढ़ रही हैं, वो तो बढ़ेंगी क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान चेंज पूरा बदला हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एवरीथिंग। जितनी भी ये मॉडर्न डिजीज है, बीपी, हार्ट, ये इनका ट्रीटमेंट दवाई गोली है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, लेकिन इनका जो मेन ट्रीटमेंट हमारी बुक में लिखा हुआ है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तब तक ये आप कुछ भी सेकेंडरी, और हम क्या है सेकेंडरी टर्शरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेडिसिन लेना, ये लेना। मैं आपको बता दूं हार्ट अटैक में, मैं आपको बता देता हूँ सबको बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ बताता हूँ। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा, एक तो आपको डरना नहीं है, और सबसे ज़्यादा जिनमें आपको मिलता है हार्ट अटैक, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो तो आप उस जोन से बाहर हो। ठीक। दूसरा ओबेसिटी, अगर आप ओबेसिटी हो तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तीसरा हाइपरटेंशन, अगर आप हाइपरटेंशन हो तो आपको स्ट्रोक आने का या इस्कीमिया
हार्ट अटैक आने का सबसे बड़े आप हो। चौथा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सबसे आखिर में आता है। आजकल सब क्या है, ट्रेंड चला हुआ है कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा, लिपिड प्रोफाइल, ये 4th स्टेप पे आता है। ओके। अगर आपके लिपिड प्रोफाइल बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी नलियां हैं उनमें जो है स्टेनोसिस हो गई हैं, वो मोटी हो गई हैं, या प्लेग जम गया है, या वसा जम गई है एक तरीके से, तो वो लिपिड प्रोफाइल से पता चलेगा। आप उसका, बस यही कारण है। इसके अलावा हार्ट अटैक का और जो आप आजकल वीडियोस आप देख रहे हो कि सडन डेथ हुई, और जैसे अभी आप बता रहे हो डेथ हुई और हार्ट अटैक का नाम दे दिया, हो सकता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ट्रुथ तो पता नहीं है ना, मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा है। जो अभी ऐसा कहा जा रहा था कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस लेती थी तो कार्डियक अरेस्ट आया उनको। तो मैडम वो एंटी एजिंग जो उन्होंने ली, यही तो मैं बात समझा रहा हूँ, वो एंटी एजिंग क्यों ली उन्होंने? वही ना, मतलब वो नेचर के खिलाफ जा रहे थे हम, इसीलिए हमें उसका भुगतान करना पड़ा। आपका वृद्धावस्था, एडल्ट, चाइल्डहुड नेचर ने बनाया हुआ है। अगर आप उसमें चाहोगे कि आप 40 की एज में 20 में चले जाओ, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्चुअली क्या है, मिथ इतना ज़्यादा फैला हुआ है मल्टीविटामिन्स और कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, लोग बाग उनका इतना यूज़ कर रहे हैं, उनका जो साइड इफ़ेक्ट है साइंटिफिकली वो गायब है, वो आपको नेट पे मिलेगा ही नहीं। जितनी नॉलेज हमें वहाँ मिल जाती है, हम बस उसको लेते हैं और फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मैम यही आ रही है, आप विटामिन ए, विटामिन ई के लिए मछली खाओ, के लिए प्रोटीन के लिए अंडे खाओ। मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक अखरोट से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई इतनी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। एक अगर आप केवल अखरोट खा लें तो आपको ये विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन ए के कैप्सूल खाने की मैडम जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि खाने की कुछ चीज़ें अगर आप पकड़ लें तो आपकी सारी चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। आपको अभी एक मेरे पास में माँ आई, वो उसके बच्चे को पैदा हुआ, उसके बच्चे में डिफेक्ट था। मैंने पूछा कि कह रही कि जी मैं तो रेगुलर अंडे खाए हैं, रेगुलर मैंने टैबलेट खाई हैं। मैंने कहा और बताओ कुछ। मैंने जब उसकी हिस्ट्री निकाली तो मैंने देखा वो जब भी उसको कहीं फोड़े फुंसी होते थे तो वो एक दवाई आती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस दवाई को खा लेती थी। अच्छा। उस दवाई की इफेक्ट से उसके बच्चे पे इफेक्ट आया है, लेकिन उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। अब उनके बच्चे का एब्डोमेन डेवलप नहीं हुआ, खुला हुआ है यहाँ से। अब वो क्या करें उस बच्चे का, बताइए। ओह माय गॉड। टेरेटोजेनेसिटी कहते हैं इसको। ड्रग्स का इफेक्ट आता है बच्चे के ऊपर जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है बॉडी में, उस दौरान खा रही हैं, आजकल माएँ खा रही हैं, इंजेक्शन लगवा रही हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज आ गई हैं सुंदर बनने के लिए, एंटी एजिंग बनने के लिए, वो करा रही हैं। आपको नहीं पता उनका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है, और वो तो है ही, साथ में जो है खान पान और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, तो वैसे ही इफेक्ट आना है। तो इन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हार्ट अटैक से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके। आप नॉलेज गेन करिए, दवाइयाँ डॉक्टर आपको इनमें से बीपी, शुगर, आपको ये सब जो बीमारियाँ, इनका इलाज कराइए। ऐसा नहीं है इनको आपको छोड़ देना है कि है ही नहीं कुछ भी, लेकिन इस वाले मिथ को निकाल दीजिए। और साथ में ये वाला मिथ कि कोविड की जो हमने वैक्सीन लगवाई है उनसे भी डेथ हो रही है, ये अभी एम्स के डॉक्टर ने भी, पूरी टीम ने अभी इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, पूरी नींद लीजिए अपनी, और अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप ये 2-3 चीज़ अपना लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट अच्छी, स्लीप अच्छी, और थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर, तो मेरा मानना है यही जो बेसिक चीज़ है यही खत्म हो जाएगी। यही जो खत्म हो गई है, इन्हीं को हमें वापस लाना है, एक्चुअली इन्हीं पर काम करना है, देन हम हर बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं डेफिनेटली। तो मैम ये तो मेरा सारा पॉडकास्ट जर्नल पे हो गया, बिल्कुल हो गया। ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं कि बच्चे खांसी जुकाम बुखार, तो खांसी जुकाम तो फिर आपने कहा ना कि बेसिक बातें और मैं आपको मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैडम ने स्टार्टिंग में मुझसे उसका जिक्र किया था कि बच्चों को आजकल कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं ज़्यादातर। तो जो ये तो मैंने आपको बता दिया, इनसे ये तो बच्चों को हो ही नहीं है। मोटापा बढ़ना, आंखों पे चश्मे लगना, बाल सफ़ेद होना, लीवर की डिजीज, पॉल्यूशन मैडम इतना बढ़ चुका है, हमें बाहर जाके CO2 भी जा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड जा रहा है, सल्फर ऑक्साइड, ये गैसेज अंदर इतनी जा रही हैं। आप और मैं, हमें प्रॉब्लम हुई तो हम कुछ कर रहे हैं, छोटा बच्चा कैसे बताएगा जो आपकी गोदी में है कि यार मेरी नाक में आज ज़्यादा ऑक्सीजन, CO2 ज़्यादा चली गई है। उसकी तो बॉडी में अंदर जाके डैमेज शुरू हो गया ना।
तो वही मैं बात जो मैंने जैसे कहा ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम से घिरे हुए हैं, साथ ही जो हमारा पोल्यूशन है बाहर, हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो चुका है, ये सब चीज़ें वाटर हमें बहुत पॉल्यूशन, ज़्यादा, एयर पॉल्यूशन, हाँ, सब कुछ हमको इफेक्ट कर रहा है और बच्चे के ऊपर भी ये असर डाल रहा है। तो इन सब से बचने के लिए जैसे कि आपने जो पॉइंट्स बताए, डेफिनेटली वो वर्क करेंगे। एंड आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उस बात को समझ सके और उसको फॉलोअप कर सके। नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। और यदि हम शुरुआत करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक इसको फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जी कोई भी आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, जी मैं आपकी मदद करूंगा। बात ये नहीं है कि आप मेरी फ़ीस है, आप जैसी भी आपकी परिस्थिति है मैं आपकी हर चीज़ में मदद करूंगा। और आपका बच्चा अगर किसी इंटॉक्सिकेशन में, ड्रग्स में, अल्कोहल में, नशे में पड़ गया है, मैं उसकी भी पूरी मदद करूंगा। मुझे पता है उसको कैसे ठीक करना है, जी मैंने किए हैं बच्चे ऐसे ठीक। ओके जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन चल रही है, जो इस पैटर्न पे आती जा रही है धीरे धीरे, फैशन, स्टाइल और ये सब चीज़ों पे, तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, निस्वार्थ भाव से मदद करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट Thank you, बातें ma'am. हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने जाना कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कॉमन है, हम सब जानते हैं। देखिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे रखना है ये आपको बस फॉलोअप करना होगा। साथ ही बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा आप टेंशन ना लें। देखिए, प्रकृति चारों तरफ से हमारा डेवलपमेंट कर रही है, ईश्वर हमें ये शरीर देता है और वो इसे विकसित करने के लिए कई सारे साधन हमारे चारों तरफ देता ही। जैसा कि सर ने भी बताया आज कि जब जानवर जंगल में होते हैं और घास खाते हैं, उन्हीं से उनको सब कुछ मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल कुछ ज़्यादा सोचना है। जो कुछ आपके पास अवेलेबल है बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, डाइट का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। जितना भी हो सकता है आपके आसपास की मुश्किलें अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ आप किस तरह की प्रॉब्लम अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो। हम फिर एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे। फिलहाल अभी जाने का वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आखिर में ये ज़रूर कहूँगी और फिर कहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।